पटना सिविल कोर्ट से खान सर को एक बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोचिंग के बाहर फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी पर यह रोक लगी है। खान सर पिछले कई दिनों से बताया जा रहा है कि फरार चल रहे थे। पुलिस उनको तलाश कर रही थी, लेकिन उनके वकीलों की तरफ से अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। और ये एक बड़ी राहत की खबर खान सर के लिए। तो बड़ी खबर, कोचिंग के बाहर जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए थे और तमाम बातें कही गई कि खान सर फरार चल रहे, उनकी तलाश जारी थी। और अब ये बड़ी खबर कि कोचिंग के बाहर फायरिंग मामले में गिरफ्तारी पर अब गिरफ्तारी लगाई। घटना पटना सिविल कोर्ट से खान सर को राहत मिली है। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर, कोचिंग के बाहर के फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी रोशन सर की हुई है। उनकी जमानत पर आज फैसला आ सकता है, लेकिन इस बीच गिरफ्तारी की तलवार खान सर पर भी लटक रही थी, लेकिन उन्हें पटना कोर्ट से राहत मिल गई है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। और इस तरीके से एक बड़ी राहत की खबर खान सर के लिए आई है। जिस दिन खान सर के कोचिंग के बाहर फायरिंग की खबर आई थी, उसके बाद से सारे घटनाक्रम आपको पता है। कैसे खान सर ने आरोप लगाया था एक दूसरी कोचिंग के संचालक पर, उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद तस्वीरों में कुछ और दिखा। तब से खान सर का कुछ पता नहीं चल रहा था। उनकी तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई और अब पटना कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो पटना फायरिंग मामले में बड़ा अपडेट, जहां कहा जा रहा था कि खान सर कई दिनों से फरार चल रहे, उनकी तलाश जारी थी। और अब एक तरफ पटना कोर्ट की तरफ से जो अब एक फैसला सामने आया है वो ये है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। पटना सिविल कोर्ट से ये बात कही गई और कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। और साथ ही उन तमाम अटकलों पर भी अब ब्रेक लग गया है। जो कहा जा रहा था कि खान सर जो है फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश जारी है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन अब पटना सिविल कोर्ट ने यह कहा है कि खान सर की गिरफ्तारी अभी नहीं होगी। खान सर को ये बड़ी राहत पटना कोर्ट से मिली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये गहमा गहमी चल रही है। खान सर की कोचिंग के बाहर फायरिंग हुई थी, पहले खबर आई फायरिंग हुई है, उसके बाद पता लगा पुलिस की तरफ से कहा गया कि फायरिंग नहीं हुई है और ये सारी उहापोह की स्थिति बनी रही। खान सर की तरफ से एक दूसरी कोचिंग पर इल्जाम लगाया गया। रोशन सर गिरफ्तार हुए, उनकी बेल को लेकर के अभी आज कोर्ट का फैसला आ सकता है। लेकिन इस बीच एक और एफआईआर जो है वो खान सर के खिलाफ हो गई। खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी और खान सर उसके बाद से नहीं मिल रहे थे। उनकी तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई और पटना सिविल कोर्ट ने उनको बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ये एक बड़ी राहत की खबर खान सर के लिए और उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो खान सर के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, खान सर के लिए राहत की मांग कर रहे थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे। हालांकि पटना की अदालत ने खान सर को ये बड़ी राहत दी है और साथ ही पटना फायरिंग मामले में ये बड़ा अपडेट, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार पुलिस खान सर को ढूंढ रही थी, तलाश उनकी कर रही थी और कहा जा रहा था कि वो फरार है, वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब जो पटना सिविल कोर्ट की तरफ से ये फैसला सामने आया है, इस फैसले ने कहीं ना कहीं जो खान सर के स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको राहत दी है। और साथ ही साथ खान सर को भी ये बड़ी राहत है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि खान सर की गिरफ्तारी होगी और साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। नीतीश चंद्र हमारे संवाददाता इस बार और ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, एक बड़ी राहत की खबर खान सर के लिए, जिनके लिए कहा जा रहा था कि वो लगातार फरार हैं, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ी राहत है खान सर के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी। पुलिस उन्हें ढूंढ भी रही थी और इसी बीच उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। अग्रिम जमानत याचिका पे आज उनकी सुनवाई थी और इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। नीतीश, मैं आपको रोक रहा हूं। खान सर के वकील अरविंद कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जरा बताइए हमें कि किन ग्राउंड्स पर अदालत ने ये एक राहत दी है खान सर को। राहत दी है कि इन पर कोई ओवर एक्ट का चार्ज नहीं है और गार्ड्स वगैरह पर एयर फायरिंग का चार्ज था। दैट पर्सन इज अवेलेबल इन नेचर और इसलिए इनको रिलीफ दिया गया है। इन पर कोई भी किसी तरह का भी चार्ज नहीं बनता है। सिर्फ ऑर्डर गिवर के रूप में डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर दिखाया गया है इनके खिलाफ, इसलिए इनका नाम भी इंसर्ट किया गया है।
तो क्या अब खान सर सामने आएंगे और जांच में शामिल होंगे? हाँ, एकदम आएंगे निश्चित। अब तो इंटरिम प्रोटेक्शन मिल गया है, अरेस्ट स्टे हो गया है, आएंगे ही आएंगे। जहाँ चाहेंगे वहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो खान सर के खिलाफ FIR हुई है, हाँ, उसी FIR में इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है, एंटीसिपेटरी बेल में। उनमें जो धाराएं हैं कौन कौन सी हैं, और उसके बारे में अगर आप बता पाएं। 109 है BNS, न्यू सेक्शन है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है 307 IPC, 25 सब क्लॉज 9, 27 एंड 35 ऑफ द आर्म्स एक्ट। अरविंद जी, जो खान सर के गनर को लेकर के जो बातें हो रही थी, अगर आप उनके बारे में कुछ बता पाएं तो। किस चीज के बारे में? उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं। हाँ जी, उनके लिए डायरी कॉल हुई है, और डायरी एंटीसीडेंट कॉल किया गया है बाय द लर्नेड मजिस्ट्रेट, और इट इज पेंडिंग फॉर अराइवल ऑफ द केस डायरी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो अरविंद जी बता रहे कि अब खान सर खुद सामने आएंगे, और जाहिर है जो FIR हुई थी खान सर के खिलाफ, उसी मामले में गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही थी, और अब पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मतलब एक बड़ी राहत खान सर के लिए। नीतीश हमारे साथ लगातार फोन पर बने हुए। नीतीश, लगातार जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे कि खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, दो तरह के गुट थे, एक रोशन सर वाले और एक खान सर वाले। तो खान सर वाले ग्रुप को तो एक बड़ी राहत आज कोर्ट की तरफ से मिली है। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगे थे, जो धाराएं थी, यदि उस मामले में वो सरेंडर करते तो ऐसी स्थिति में उन्हें जेल जाना पड़ता, क्योंकि नॉन अवेलेबल जो धाराएं लगी हुई थी, और इसलिए उनके पास विकल्प था एंटीसिपेटरी बेल का। और इसी सुनवाई के दौरान तत्काल उनको एक राहत मिल गई है। हालांकि ये मामला जो है, चूंकि FIR दर्ज है, वो चलता रहेगा, उसमें जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल उनके लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला काफी तूल पकड़ा, दो कोचिंग संस्थानों के बीच की जो लड़ाई है, दो संस्थानों के बीच की लड़ाई, और छात्र भी दो गुटों में साफ तौर पर बटे हुए नजर आ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगना उनके लिए एक बड़ी राहत है। नीतीश, अब मुमकिन है कि आपकी बात भी हो पाए खान सर से। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीतीश, और सारे अपडेट के लिए। और अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी की TMC को लगातार एक से बढ़कर एक झटके लग रहे हैं। पहले बंगाल में 58 विधायकों ने बगावत की, तो अब दिल्ली में ममता के 20 लोकसभा सांसदों ने साथ छोड़ने का मन बना लिया है। सांसदों ने लोकसभा में अलग गुट बनाकर NDA के समर्थन का ऐलान किया। सोमवार को दिल्ली पहुंचे CM शुभेंदु अधिकारी के साथ TMC के बागियों की मीटिंग हुई। TMC सांसद शताब्दी रॉय के घर ये मंथन हुआ, और इस मंथन के बाद TMC के बागी सांसदों ने मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। और ये सब जिस वक्त हुआ, उस वक्त ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी दिल्ली में ही थे। TMC सांसद काकोली घोष ने दावा किया है कि बागी सांसदों की चिट्ठी पर 20 लोगों ने दस्तखत किए हैं, और उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से एक अलग गुट के तौर पर उनको मान्यता देने की मांग भी की है। दिल्ली टू कोलकाता, बगावत के भंवर में फंसी ममता। पहले टूटे MLA 58, अब MP 20, दीदी के हाथ से निकली TMC। तृणमूल छिण भिन्न ममता, TMC को क्यों छोड़ रहे नेता। TMC सांसद शताब्दी रॉय के दिल्ली आवास पर हलचल, और CM शुभेंदु के साथ TMC के बागी सांसदों की मीटिंग के बाद TMC के सांसदों की बगावत की बात खुलकर सामने आ चुकी है। TMC सांसद काकोली घोष ने दावा कर दिया है कि पार्टी के 20 सांसदों ने NDA को सपोर्ट करने का फैसला किया है। सांसदों के सिग्नेचर वाली चिट्ठी तैयार है। TMC के ये सांसद जल्दी ही स्पीकर से मुलाकात कर उन्हें अपने फैसले की जानकारी देंगे। 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. Law and order was not optimum. The pressure was too much on the government officers to work according to whims and fancies of
certain leadership which is not congenial working atmosphere for development of a state. And now the people's verdict have proven what I am trying to tell you. So we want to work for the development of the state and for national interest and safety security of the nation. That is why we want to work separately. कोलकाता में विधायकों की बगावत के बाद दिल्ली में टीएमसी सांसदों की बगावत ऐसे वक्त पर हुई है जब टीएमसी के दोनों टॉप लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद थे। ममता की पार्टी के लोकसभा में 28 सांसद हैं। पार्टी से अलग होने के लिए 2/3 यानी 19 सांसदों का एक साथ आना जरूरी है, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाने वाले सांसदों के गुट ने 20 सांसदों का दावा किया है। पहले तो तृणमूल कांग्रेस के नेता एमपीज की बगावत को हवाई बता रहे थे, लेकिन सोमवार को टीएमसी के कुछ सांसदों ने जब शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की तो बगावत की बात कंफर्म हो गई। इस मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस की चीफ व्हिप काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बैनर्जी, शताब्दी रॉय, असित कुमार, बापी हल्दर, जून मालिया, जगदीश बसुनिया, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक और शर्मिला सरकार मौजूद रहे। काकोली घोष इस गुट की लीडर है। काकोली 20 सांसदों के अपने साथ होने का दावा कर रही हैं, तो टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद अब भी उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए हैं। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूं हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ। 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। चिट्ठी में 20 लोगों ने हस्ताक्षर किया है, 20 लोगों साथ थे। जो कह रहे हैं वो वहाँ नहीं थे, इसलिए जो फजूल की बातें को मैं जवाब नहीं दूंगी। काकोली घोष ने यह भी कहा कि उन्होंने जो फैसला लिया है उससे वो पीछे नहीं हटेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूँ और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब बामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ व्हिप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। टीएमसी सांसदों की बगावत के बीच ममता की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर यूसुफ पठान को लेकर विवादित पोस्ट किया और कहा कि वो भी बीजेपी के संपर्क में है। लोकसभा के 20 सांसदों की बगावत के बाद राज्यसभा से भी ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर है। टीएमसी के राज्यसभा एमपी सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर लगातार तीसरी बार राज्यसभा के मेंबर थे। वहीं कोयल मलिक के भी इस्तीफे की अटकलें। जनता इतना खपा क्यों हो गए? इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है। गांव में सबसे बड़ा मकान किसका है? पंचायत का नेता का।
दिल्ली में हुई ताजा घटनाक्रम के बाद कुल मिलाकर अब तृणमूल कांग्रेस 3 गुटों में बंटी नजर आ रही है। एक गुट ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का है, दूसरा गुट काकोली घोष दस्तगीर की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का है और तीसरा गुट बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के नेता ऋतव्रत बनर्जी का है। हालांकि ममता बनर्जी के गुट की तरफ से ऋतव्रत बनर्जी के गुट को मान्यता देने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। स्पीकर के फैसले के खिलाफ टीएमसी की पिटीशन पर 11 जून को सुनवाई होगी। इधर ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता फिरहाद हाकिम का ऋतव्रत से मुलाकात भी चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद फिरहाद हाकिम विधानसभा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के विधायक संदीपन साहा से हुई। इसके बाद फिरहाद हाकिम संदीपन साहा के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन ऋतव्रत बनर्जी से भी मिले। मेरे साथ फिरहाद हकीम का पर्सनल रिलेशन बहुत पुराना। मैं जिस साल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिया उस साल से ही, कॉलेज का फर्स्ट ईयर 1998, तब से ही फिरहाद हकीम के साथ मेरा जान पहचान है और लंबा रिलेशन है। तो फिरहाद हकीम जो कलकत्ता का मेयर हुआ करते थे, स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, एमएलए है, फिरहाद हकीम आए थे तो लंबा समय बबीता से बात हुआ। तो क्या बातचीत हुआ अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं, मगर बहुत लंबा समय हम लोग थे, बात हुआ, देखते जाइए। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी। तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है आज? क्षमता में नहीं है तो कौन मानने वाला है आज ममता को या अभिषेक को? बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता को झटके पर झटके लग रहे हैं। उत्तर 24 परगना के उत्तर दमदम नगर पालिका में भी 35 पार्षदों में से 21 पार्षद ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में अध्यक्ष विधान विश्वास भी शामिल है। जाहिर है टीएमसी के लिए पार्टी पर आए बगावत के बवंडर से पार पाना मुश्किल हो रहा है। कल ममता बनर्जी मीडिया के सवालों को तो टाल गई, लेकिन आज दिल्ली में टीएमसी के लोकसभा के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी और सांसद कीर्ति आजाद मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, जिस पर आज सबकी नजर रहने वाली है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। विधायकों के फर्जी दस्तखत के मामले में सीआईडी की टीम ने अभिषेक को तीसरा समन देकर आज शाम 5 बजे पेश होने के लिए कहा, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट में केस लंबित होने का हवाला देकर सीआईडी के सामने पेश होने के लिए और वक्त मांगा। कल सीआईडी की टीम जब कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर समन देने पहुंची तो वो घर पर नहीं थे, वो दिल्ली में थे और इसीलिए सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पर नोटिस सर्व करके लौट आई। अब आज शाम तक अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए सीआईडी के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। पूछताछ के लिए यह अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस है। अगर अभिषेक आज भी पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी के करीबी नेताओं का कहना है कि इस मामले में पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है, जिस पर 10 जून को सुनवाई होनी है और इसीलिए जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक सीआईडी को अभिषेक के खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने कब कब समन दिया और उन्हें बुलाया कि वो आकर के उनके सामने पेश हो। 1 जून को पहला समन दिया गया जिस दिन चोट लगी थी और चोटिल होने की वजह से वो नहीं पहुंचे जिस दिन उन पर हमला हुआ था। फिर 8 जून को दूसरा समन उनको दिया गया और वो दिल्ली आ गए थे और उसके इस बीच हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगा दी गई थी और एक तीसरा समन 9 जून को दिया गया और आज शाम को पेश होने के लिए उन्हें कहा गया है। सीआईडी अभिषेक बनर्जी को 3 बार समन दे चुकी है। तीसरे समन में आज शाम 5 बजे उन्हें सीआईडी के दफ्तर में पेश होने को कहा गया है। आपको बताते हैं कि जिस मामले में सीआईडी अभिषेक को समन पर समन भेज रही है वो आखिर फर्जी हस्ताक्षर मामला है क्या? नेता विपक्ष की नियुक्ति को लेकर के सारा मामला था। शोभनदेव चटर्जी को ममता बनर्जी जो है वो एलओपी बनाना चाहती थी। नियुक्ति के दौरान जो एमएलएज के दस्तखत होने थे उसमें सारे दस्तखत असली नहीं थे। अभिषेक ने 6 मई को विधायक दल की बैठक का दावा किया। बैठक में नेता विपक्ष और दूसरे पदों की नियुक्ति का दावा था। 6 मई की बैठक में 80 से 70 विधायकों के मौजूद होने का दावा अभिषेक बनर्जी ने किया। अटेंडेंस रजिस्टर में कई एमएलएज के कैपिटल लेटर में साइन थे।
थाने में केस दर्ज होने के बाद यह मामला सीआईडी को सौंप दिया गया, क्योंकि कई एमएलएज ने दावा किया कि उन्होंने उस लेटर पर साइन ही नहीं किया था। मतलब ये कि उस लेटर पर फर्जी दस्तखत किए गए थे। वही अभिषेक को सीआईडी के समन पर समन मिल रहे हैं, तो इधर उनके करीबी और डायमंड हार्बर मॉडल के पोस्टर बॉय रहे जहांगीर खान पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। एसटीएफ ने कल जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया है, जिसके बाद उसे कोलकाता लाया गया। अब आज डायमंड हार्बर के कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। कल जहांगीर खान ने अपने एक साथी को फोन किया, उसका फोन सर्विलांस पर था और जिसकी वजह से पुलिस को उसकी लोकेशन भी मिल गई और वो लोकेशन नेपाल बॉर्डर के पास मिली और कुछ ही घंटों में जहांगीर खान पुलिस के शिकंजे में था। जहांगीर खान के खिलाफ जबरन वसूली, धमकी देने और राजनीतिक हिंसा के साथ 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। जहांगीर खान को टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। वो फाल्ता विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कैंपेन के दौरान पुष्पा फिल्म का डायलॉग मारते थे, पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन इस सीट पर बाई इलेक्शन के बाद से जहांगीर खान फरार थे। कल जैसे ही जहांगीर खान की गिरफ्तारी की खबर आई, वैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फाल्ता में जहांगीर खान के ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू है। खासकर मध्य प्रदेश और झारखंड के विधायकों पर पार्टी की खास नजर है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, तो वहीं यहां जेएमएम ने वैद्यनाथ राम और कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया। इस बीच उद्योगपति परिमल नाथवानी की एंट्री ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। परिमल नाथवानी ने सोमवार को अपना नामांकन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा, लेकिन बीजेपी परिमल नाथवानी को समर्थन दे रही है। झारखंड में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 एमएलए की जरूरत है। इंडिया अलायंस के पास 56 विधायक हैं। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो इंडिया अलायंस के दोनों उम्मीदवार जीत सकते हैं। एनडीए के पास झारखंड में 24 विधायक हैं। चूंकि बीजेपी के पास 4 विधायकों की कमी है, इसीलिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार न उतारकर एक निर्दलीय उम्मीदवार परिमल को सपोर्ट करने का फैसला किया। परिमल पहले भी झारखंड से 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। सभी पार्टियों के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब ये नथवानी को सोचना है कि वो 4 विधायकों का सपोर्ट कैसे और कहां से लाते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे पास एनडीए गठबंधन के पास 24 एमएलए है, जीतने के लिए 28 चाहिए। फिर अंततोगत्वा हम सब ने तय किया जब हमारे पास नहीं है तो हम निर्दलीय को हम समर्थन करें। और परिमल नाथवानी जी जो कि टेस्टेड है, यहाँ पर 2 बार वो एमपी रहे हैं, अब कहाँ से आएगा, तो वो ने निर्दलीय, वो अपना लड़ रहे हैं, वो बात करेंगे ना। झारखंड में उद्योगपति परिमल नाथवानी की एंट्री से राज्यसभा चुनाव और दिलचस्प हो गया है। अब महागठबंधन का 1 वोट भी एनडीए को मिला तो मामला फंस सकता है और इसीलिए अब कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों को तेलंगाना भेजने पर विचार हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर पैसों के दम पर चुनाव लड़ने का भी आरोप लगाया है। अभी पहले झारखंड को बचाना है। आप देख रहे हैं कि धन पशु आ गया है यहाँ पर, अदानी, अंबानी और नाथवानी। भाजपा ने ये साबित कर दिया कि वो जनता का जनादेश, जनता का सम्मान, नेता का सम्मान नहीं, इनके पास पैसा ही सब कुछ है। आज भाजपा के नेता नाथवानी, जिसको भाजपा धन पशु कहती थी, आज उसके पीछे घूम रही है। नेताओं की मंडली उनके पीछे चल रही है। तो ये तो ठीक परंपरा नहीं है। झारखंड को शमशान अगर भाजपा करेगी तो हमें हट होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? बाजार लगा रहे हैं, बोली लगाएंगे विधायकों का। इज इट पॉसिबल? क्या मैं इसे विश्वास करूंगा? क्या टॉयलेट में करूंगा? क्या ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं काफी हर्ट हुआ हूं मैं, और मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा बंद करे ये खेल। दिस इज नॉट फेयर। आपके पास अगर कैंडिडेट नहीं था तो आपके पास संख्या बल भी नहीं है, तो यू शुड स्टे इन होम। व्हाई यू आर फाइटिंग? ये पिछलग्गुआ बनेगा क्या? उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। विधानसभा के नंबर के हिसाब से बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 कैंडिडेट की जीत तय है। बीजेपी की तरफ से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, जबकि कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार हैं।
लेकिन आखिरी मौके पर बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार महेश केवट को भी मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव के सियासी गणित को उलझा दिया है। अब बीजेपी के महेश केवट उसी स्थिति में चुनाव जीत सकते हैं जब कांग्रेस के 9 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें। और अब खबर राजस्थान से है, जहां एसओजी ने फर्जी डॉक्टर के बड़े खेल का भांडाफोड़ किया है। एसओजी ने 18 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट बना रहे थे और लोगों से 20 से 35 लाख तक वसूले जा रहे थे। दरअसल विदेश से एमबीबीएस करने वाले छात्रों के लिए भारत में एफएमजी पास करना जरूरी होता है, जिसके बाद ही वो यहां रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ऐसे में ये गिरोह फेल होने वाले छात्रों को फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट दिलवाता था और वो छात्र सर्टिफिकेट के आधार पर मेडिकल कॉलेजों से इंटर्नशिप करते थे, डॉक्टर बनते थे। हालांकि एसओजी के रडार पर अब 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ अब एक्शन लेने की तैयारी तेज हो गई है। एसओजी ने की बड़ी कार्रवाई, पकड़े गए मुन्ना भाई। जो डॉक्टर्स एफएमजी को इंडिया में क्लियर नहीं कर पाते, उनको वो एफएमजी क्लियर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते थे। विदेश से किया एमबीबीएस, भारत में पास नहीं कर रहे थे। 100 के करीब हमारे और दूसरे जो लोग डॉक्टर्स हैं जो बाहर से मेडिकल का डिग्री लेके आए हैं और एफएमजी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन फेक रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर, सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवा के मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप के लिए ऑल आउट कराया, वो हमारे रडार पे। फर्जी सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस कर रहे मुन्ना भाई एमबीबीएस। स्क्रीन पर दिख रहे एक एक डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं डॉक्यूमेंट के जरिए कोई मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा था, कोई मेडिकल के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो कोई खुद को डॉक्टर बताकर सिस्टम में जगह बना चुका था। डॉक्टरी पेशे में ये बड़ा फर्जीवाड़ा राजस्थान से सामने आया है। यहाँ एसओजी ने एक ऐसी गिरोह का पर्दाफाश किया है जो विदेश से एमबीबीएस करके यहाँ आए छात्रों के फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट बनाता था, मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाता था और ये फर्जी डॉक्टर राजस्थान में प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। पूरी कहानी बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि एफएमजीई क्या होता है। एफएमजीई यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, विदेश से एमबीबीएस करके आए छात्रों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसके बाद भारत में रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज जहाँ से बाहर से लोग बाग फॉरेन में एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, तो एक्सेप्ट ऑफ फ्यू कंट्रीज जैसे यूएस, यूके वगैरह, इनको छोड़ के बाकी सभी से जिनके पास में एमबीबीएस करा है, इंडिया में आके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, ये एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, उस मार्क्स से ऊपर आने पे ही एफएमजी क्लियर कहलाता है और फिर वो व्यक्ति इंटर्नशिप के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और प्रैक्टिस और हायर स्टडी के लिए यहाँ पे एलिजिबल होता है। हजारों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो विदेश से एमबीबीएस की डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन भारत जाकर एफएमजीई क्लियर नहीं कर पाते और फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ऐसे ही छात्रों को ये गिरोह टारगेट करता था। फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट के लिए लोगों से 20 से 35 लाख रुपए तक वसूले जाते थे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के कुछ अफसर भी इनके साथ मिले हुए थे। ऐसे में ये राजस्थान में फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रजिस्ट्रेशन कराते और फिर वो छात्र प्रैक्टिस और इंटर्नशिप करने लगते। जिसमें हमारे पास में एक परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसमें किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के मामले को लेकर और एक परिवाद प्राप्त हुआ था कि एक पीयूष त्रिवेदी करके दौसा का लड़का है जिसके पास में एफएमजी का जो सर्टिफिकेट है वो फेक है। उसकी जब इन्वेस्टिगेशन करी तो परत दर परत जब खोली गई तो इसमें तो बहुत बड़ा घपला नज़र आया, जिसको लेकर एक नया मुकदमा फरवरी 2026 में एक दर्ज किया गया, जो मुकदमा नंबर 8/26 था। इस मुकदमे में जो मेन कड़ियाँ थी, भानाराम माली, शुभम गुजर और इंद्राज गुजर, इन लोगों के द्वारा पूरे राजस्थान के करीब 100 के आसपास लोगों को फर्जी मेडिकल स्क्रीनिंग टेस्ट सर्टिफिकेट तैयार करके दिए गए हैं। जब
हिंदुस्तान में आने के बाद में ये लोग एफएमजी की परीक्षा पास नहीं कर पाए, तो इधर उधर से इन्होंने प्रयास करके अपने साथ में पढ़े हुए लड़कों के साथ में मिलकर ये स्क्रीनिंग टेस्ट सर्टिफिकेट जो उनकी आगे इंटर्नशिप के लिए ज़रूरी है, उनके प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है, ये इन्होंने फर्जी बनवाना शुरू कर दिया। इस काम के लिए 20 लाख से और 35 लाख रुपए तक लोगों ने प्राप्त किए हैं। पुलिस ने डॉक्टर समेत इस गिरोह के 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। 100 से ज्यादा डॉक्टर्स पुलिस के रडार पर हैं और इस गिरोह का मास्टरमाइंड भानाराम सैनी है। भानाराम सैनी खुद कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर चुका है। भारत लौटने पर भानाराम भी एफएमजीई क्लियर नहीं कर पाया था, तो उसने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में तत्कालीन रजिस्ट्रार राजेश शर्मा के साथ सेटिंग की। अपना फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट राजस्थान मेडिकल काउंसिल में वेरिफिकेशन के लिए दिया और वो अप्रूव हो गया, जिसके बाद ये इसी काम में लग गया। गिरोह का मास्टरमाइंड पहले वो रोल नंबर ढूंढता था जिसने हाल ही में एफएमजीई क्लियर किया हुआ हो। उस कैंडिडेट के रोल नंबर का इस्तेमाल करके ये फेक सर्टिफिकेट बनाते थे और जब ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल के पास जाता था तो उनकी गैंग से मिले हुए अफसर रोल नंबर के आधार पर सर्टिफिकेट की जांच करते और फर्जी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देते। सर्टिफिकेट पाने का खेल दरअसल ये है कि किसी का भी रोल नंबर उठा के उस रोल नंबर के आधार पर ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जैसे ये सर्टिफिकेट नकली हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये जतिन दबास, ये देखिए इसका ये रोल नंबर है 2311205893, इसकी डेट ऑफ बर्थ और जो इसको मार्क्स मिले 184, हूबहू यही रोल नंबर यहाँ पर अंकित है 2311205893 और इसका जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है 184 यहाँ पर है। अब इसका एक ये सर्टिफिकेट बन गया। सर्टिफिकेट बनने के बाद इसने अपना काम आगे शुरू कर दिया, यानी कुल मिलाकर अब इसको डॉक्टरी करने का एक सर्टिफिकेट मिल गया। इस गिरोह ने दर्जनों फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट बनाकर वेरीफाई करवाए, फेक डॉक्यूमेंट से मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया। कई डॉक्टर प्रैक्टिस भी करने लगे, लेकिन एसओजी को इस गैंग की खबर लग गई, जिसके बाद एक एक कर सारी कड़ियां जोड़ी गई और अब राजस्थान एसओजी हर उस स्टूडेंट तक पहुंच रही है जो इस गैंग के संपर्क में आया और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मेडिकल काउंसिल की थी कि किस प्रकार से इन डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करा जाए। उन लोगों ने ये फेक जो डॉक्यूमेंट्स बनते थे उसमें एक काम करते थे कि रोल नंबर जो पास हुआ है उसका डाल देते थे और मेडिकल काउंसिल सिर्फ रोल नंबर वेरीफाई करती थी कि दिस रोल नंबर इज़ पास और फेल। इस रोल नंबर का नाम एक्स है या वाई है वो चेक नहीं कर रही थी, तो उसके बेसिस पे इस फ्लॉ का उन्होंने मिसयूज़ किया और उसके बेसिस के ऊपर जितने भी फेल थे उन सबको पास करवा लिया। 100 के करीब हमारे और दूसरे जो लोग डॉक्टर्स हैं जो बाहर से मेडिकल का डिग्री लेके आए हैं और एफएमजी क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन फेक रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर, सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन करवा के मेडिकल कॉलेज इंटर्नशिप के लिए ऑल आउट कराया, वो हमारे रेडार पे। राजस्थान में अब फर्जी डॉक्टरों पर एसओजी का बड़ा एक्शन जारी है। देखना होगा कि अब और कितने फर्जी डॉक्टर एसओजी के हत्थे चढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए आज का दिन बड़ा अहम है। दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल यानी जोजिला सुरंग का आज फाइनल ब्रेक थ्रू होना है। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली ये सुरंग करीब 13 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग के बनने से कश्मीर लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी साल भर तक बनी रहेगी। इससे सेना और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद मौजूद रहेंगे। फाइनल ब्रेक थ्रू का मतलब है सुरंग के दोनों सिरों का आपस में जुड़ना। इससे प्रोजेक्ट की खुदाई काम खत्म हो जाएगा और इस सुरंग के चालू होने की दिशा में बड़ी सफलता भी मिलेगी। 11,500 फीट की ऊंचाई और दुनिया की सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल जो है उसके दोनों छोर ईस्ट और वेस्ट पोर्टल जो है वो आज कनेक्ट हुए हैं। हम इस वक्त ईस्ट पोर्टल पर खड़े हैं और मेरे पीछे आप ये जोजिला टनल देख सकते हैं जो आज के डेट में भारतीय इतिहास में एक सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। यह प्रोजेक्ट केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बालतल, सोनमर्ग और
मिनीमर्ग, द्रास और करगिल के बीच जोलजला इलाके में बनाई गई है। ये टनल भारत के सबसे मुश्किल हिमालय रास्तों में से एक है, क्योंकि ये इलाका भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और खराब मौसम के कारण हर साल लंबे समय तक कटा रहता था। इस सुरंग का बन जाना भारत के पहाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। मुख्य सुरंग बालतल में वेस्ट पोर्टाल से शुरू होकर मिनीमर्ग ईस्ट पोर्टाल पर खत्म होती है और सुरंग बनाने का काम दोनों छोरों से मुकम्मल हुआ है और ये भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। और अब बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर हाशिम बाबा के शूटर आमिर उर्फ सलीम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। पुलिस को आमिर उर्फ सलीम की शहादरा के डबल मर्डर केस में तलाश थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।